Good morning students. Today we will learn history chapter 8. The chapter name is Vital Villages and Thriving Towns. Thriving Towns. Vital Villages means village कैसे importance हैं और वो कैसे important होते हैं एक टाउन को उसको कंप्लीट करने में. मीन्स अगर छोटे छोटे गांव हैं उनसे मिलकर टाउन बना होता है तो विलेजेस का इम्पोर्टेंस वो कैसे है इस चैप्टर में हम वो रीड करेंगे. प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप. प्रभाकर कहाँ पर है? एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पर है. ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? मीन्स लोहार, जो लोहे के मीन्स आयरन की चीजें बनाते हैं. प्रभाकर सैट वॉचिंग द स्मिथ्स एट द लोकल शॉप. देयर वॉज अ small bench on which iron tools like axe and sickles were laid out. तो जो ब्लैक स्मिथ है उसकी शॉप पर एक बेंच है, वहाँ पर कुछ टूल्स पड़े हुए हैं. वो किस चीज़ के बने हुए हैं? आयरन के टूल्स हैं. एक्स और स्केलेस मतलब एक्स है कुल्हाड़ी और एक चाकू की तरह एक शार्प, वो उसको बोला गया है सिकलेस. रेडी फॉर सेल, वो सेल करने के लिए, सेल मतलब बेचने के लिए वहाँ बेंच पर उनको रखा हुआ है. अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग एंड 2 men वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इनटू शेप. और वहाँ पर आग जल रही है और 2 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? हीटिंग कर रहे हैं और बीटिंग कर रहे हैं. मीन्स वो आयरन की चीज़ें बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? जो मेटल की रॉड्स हैं उनको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं और उनको बीट कर रहे हैं जिससे उनको शेप दिया जा सके. It was very hot and noisy and yet it was fascinating to watch what was happening. ये बहुत ही गर्म है, मतलब वहाँ का जो एरिया था वो उस एरिया में जिसमें आयरन की चीज़ें बन रही थी वो बहुत हॉट था और बहुत नॉइजी था, मतलब वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था. तो लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि उसको अच्छा लग रहा था कि मतलब वो उसको ये था कि वो चीज़ें कैसे बन रही हैं, वहाँ क्या हो रहा है वो जानने के लिए फैसिनेट था. आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. जो आयरन के टूल्स हैं मीन्स आयरन से जो टूल्स बने हुए हैं वो, और एग्रीकल्चर, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और एग्रीकल्चर में हम जो टूल्स यूज करते हैं वो उनके बारे में हम रीड करेंगे. वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टूडे. अभी हम क्या करते हैं, जो आयरन से बनी हुई चीज़ें होते हैं उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब ईजीली लेते हैं कि वो काम की हैं या नहीं है, हम उनको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स. और हमारी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आयरन और स्टील की बनी हुई चीज़ों से है. The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. और आपको पता है जो आयरन का यूज़ है वो 3000 ईयर पहले से स्टार्ट हो चुका है. मीन्स अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें कि आयरन का यूज़ कब से स्टार्ट हुआ था तो दैट इज 3000 ईयर्स अगो. Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 4. Chapter 4 में आपने पढ़ा था कि मेगालिथिक ब्यूरियल्स ये क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, उनके नीचे से इन चीज़ों को मतलब ढूंढा गया था, जो इनको कलेक्ट किया गया था वो क्या थे? आयरन के टूल्स से और वेपन से, मतलब हथियार और टूल्स, सारी चीज़ें कहाँ से मिली थी उनको? जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके नीचे दबाकर रखे हुए थे. अराउंड 2500 ईयर्स अगो, और लगभग 2500 साल पहले देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स. और लगभग 2500 साल पहले ही ऐसा था कि कुछ एविडेंस मिले कि आयरन टूल का यूज किया जाता है. आगे हम पढ़ेंगे दीज इंक्लूडेड एक्स फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लॉशेयर एज वी हैड सीन चैप्टर 5 इन द प्लॉशेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. जैसे कि कुछ टूल्स होते हैं, एक्स होती है मीन्स कुल्हाड़ी होती है जो फॉरेस्ट को क्लीन करने में यूज़ करते हैं, कट करने में ट्रीज को यूज़ करते थे. और जो आयरन के प्लॉशेयर होते हैं, आयरन के प्लॉशेयर मीन्स जैसे हल, तो हल का एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ होता है, खेत में खेती करने के लिए हल का यूज़ करते हैं. तो प्लॉशेयर मीन्स हल जैसा एक टूल होता है जो हमने चैप्टर 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन. और पहला ये स्टेप था जो टूल्स है, और सेकंड जो स्टेप है कि इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज करने में सेकंड क्या है? इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स सिंचाई करना, मीन्स पानी. The kings and kingdom you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages.
क्या आप सोच सकते हैं कि विलेजेस अगर ना हो तो वो किंग और किंग का जो किंगडम होता था, मतलब जो राजा होते थे, जिस राज्य में वो राज्य कर रहे हैं, तो वो राज्य कैसे बना? तो जब छोटे छोटे गांव होते हैं और वो मिलकर एक किंगडम बनाते हैं, एक राज्य बनाते हैं जिस पर राजा राज्य करता था, क्या वो एग्जिस्ट होते उसके बिना, विलेजेस के बिना? While new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used. मीन्स जैसे कि टूल्स को ट्रांसप्लांट किया गया, ट्रांसप्लांट कैसे कि पुराने टूल्स की जगह नए टूल्स ने ले ली, उस तरीके से इरिगेशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसने प्रोडक्शन को बढ़ाया। मीन्स प्रोडक्शन को सिस्टम, जो टूल्स हैं उनको अपडेट करके, जैसे रहता है ना कि चीज़ों को अपडेट करके हम बनाते हैं, वैसे ही टूल्स थे, वो पुराने टूल्स थे, उनको अपडेट करके नए टूल्स बनाए गए। तो वहाँ पे हम ट्रांसप्लांटेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और जिससे प्रोडक्शन बढ़ा। और इरिगेशन था, वो भी उसके द्वारा भी प्रोडक्शन बढ़ा। इरिगेशन वर्क दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। मीन्स इरिगेशन कैसे होता था? मीन्स अगर पानी है तो पानी को या तो इकट्ठा करना पड़ेगा तो ही इरिगेशन पॉसिबल है। तो वो किन किन चीज़ों के द्वारा होता था? या तो कैनल्स बनाए जाते थे, या वेल्स बनाए जाते थे, या फिर टैंक बनाए जाते थे, या आर्टिफिशियल लेक्स। तो मतलब कैनल्स की एक रिवर है और रिवर में से बीच में से एक अलग से रास्ता बना दिया, और वो एग्रीकल्चर के लिए, पानी खेतों में जाने के लिए जो रास्ता बनाया उसको कैनल्स बोलते हैं। ऐसे ही वेल्स, टैंक्स वो होते हैं कि गड्ढा खोदना, कुआं खोदना, इन चीज़ों में पानी इकट्ठा करके रखा जाता था और उसको इरिगेशन में यूज़ किया जाता था। यहाँ पे आपको पिक्चर में ये टूल्स दिए हुए हैं, ये आयरन के टूल्स हैं जो काफ़ी टाइम पहले यूज़ किए जाते थे। नाउ इन नेक्स्ट पेज, if you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है कि अगर आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में प्रोडक्शन का कैसे, प्रोडक्शन की वजह से जो कंस्ट्रक्शन है वो इरिगेशन से क्या क्या उसको बेनिफिट हुए थे, वो एक छोटा सा टेबल है, वो आप खुद से उसमें फिल कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ों से बेनिफिट हुए। हु लिव्ड इन द विलेज। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हु लिव्ड इन द विलेजेस, की गांव में कौन रहते थे। देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन द साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब नॉर्थर्न पार्ट में और साउथर्न पार्ट में, मतलब कि नॉर्थ साइड उत्तर में और दक्षिण में जो गांव थे वो उसमें 3 टाइप्स के लोग रहते थे। मीन्स एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड, मतलब कम से कम 3 तरह के लोग तो रहते ही थे। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेल्लार, ordinary plowmen were known as uzavar, and the landless laborers including slaves were known as kadashiyar and adimai। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कुछ, कि जो लार्ज लैंड ओनर्स है जिनके पास बहुत बड़ी जमीन होती थी उनको क्या बोलते थे यहाँ पे, वेल्लालर। एंड ऑर्डिनरी प्लोमैन मीन्स जो जनरल सिर्फ खेती करते थे उन लोगों को किस नाम से बुलाते थे, उजावर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एमसीक्यू के रूप में रख सकते हैं हम, कि वेलालर है वो किन के लिए यूज होता है, उजावर वर्ड है वो किन के लिए यूज होता है, या फिर ऑर्डिनरी प्लोमैन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे। एंड लैंडलेस लेबर मतलब जिनके पास जमीन नहीं होती थी, या जो दास होते थे या गुलाम होते थे, उनको कादिशियार एंड अदिमाई इन वर्ड से डिनोट किया जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे in the northern part of the country the village headman was known as a ग्राम भोजका। और नॉर्थन साइड में जो कंट्रीज थी उनके विलेज के जो हेडमैन थे, मींस जो सबसे बड़े होते थे या जिनको हम सरपंच भी कहते हैं आज की डेट में, कि विलेज के जो सबसे हेडमैन होता था उसको क्या बोलते थे, ग्राम भोजका। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस। और उसमें क्या चलता था कि वो जनरेशन वाइज चलता था। जैसे कि आगे दिया है, इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटेटरी। मीन्स हेरिडिटी मीन्स उसी फैमिली में से कंटिन्यू वो ही हेड बनते जाते थे बार बार, जिसको ग्राम भोजका कहते हैं। मीन्स अगर एक फैमिली है तो उसमें ग्राम भोजका है, उसके बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उस फैमिली का मेंबर ही कौन बनेगा, ग्राम भोजका बनेगा।
द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, और ग्राम भोजका कौन होता था गांव में? जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी और वो उसका ओनर होता था, मालिक होता था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड, और वो क्या करता था कि गुलाम और इन सबको हायर करता था जिससे कि वो अपनी जो लैंड है उस पर एग्रीकल्चर करवा सके, खेती करवा सके। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. और वो इतनी पावरफुल होता था तो क्या किंग क्या करते थे, जो राजा क्या करते थे कि उनसे टैक्स वसूल करते थे। He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. और जो ग्राम भोजका है वो कई बार पुलिसमैन के जैसा वर्क करते थे और कई बार वो जज के जैसी भूमिका निभाते थे। मतलब विलेज में अगर छोटी मोटी कोई घटना हुई है, उसका कोई जजमेंट देना है या पुलिसमैन के जैसे किसी को कुछ सजा देनी है तो वो उसकी भूमिका भी निभाते थे। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजकास देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, और ग्राम भोजका के अलावा कुछ फार्मर्स भी होते थे, नॉर्मल फार्मर्स होते थे जो फार्मिंग करते थे, नोन एज गृहपतिज, मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉलर लैंड ओनर्स। उनको क्या बोलते थे? गृहपतिज, जो लैंड ओनर ना होकर सिर्फ फार्मर्स होते थे, नॉर्मल फार्मर्स होते थे। हो सकता है उन पे खुद की भी जमीन हो थोड़ी बहुत, लेकिन वो सिर्फ फार्मिंग करते हैं, उनको क्या बोलते थे? गृहपति। और उनके पास छोटी सी लैंड होती थी जिसके वो स्वामी होते थे, ओनर होते थे। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमन सच एज द दास कर्माकरा who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others. और मैन और वुमन कुछ होते थे वो दास दासी कहलाते थे। वो दास दासी होते थे जिनके पास खुद की कोई लैंड नहीं होती थी और वो वर्क करते थे, दूसरों के खेतों में वर्क करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर उनके लिए जो वर्ड यूज किया गया है कर्माकरा, क्या वर्ड यूज किया गया है? दास कर्माकरा, जो दास है। Now, in most villages, there were also some craftspersons such as the blacksmith, potter, carpenter and weaver. इसके अलावा भी गाँव में कुछ लोग होते थे। कौन कौन होते थे? जैसे ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, पॉटर मीन्स कुम्हार, एंड कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, वीवर मीन्स जो बुनाई करते हैं, कपड़ों की बुनाई करते हैं। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, मतलब बहुत टाइम पहले तमिल में कुछ कंपोजिशन हुआ करते थे, मीन्स कुछ पोएट हुआ करते थे, वो पोएट खुद कंपोज किया करते थे, तो उसको क्या बोला गया है? सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन द तमिल नोन एज संगम लिटरेचर। उसको क्या बोलते थे? संगम लिटरेचर बोलते थे। संगम लिटरेचर होता था वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स एगो, मतलब 2300 साल पहले संगम लिटरेचर बनी थी। उसमें वो क्या कंपोज करते थे? टेक्स्ट कंपोज करते थे, जिसको संगम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा सपोज करते थे कि वो उसको कंपोज कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, और कंपाइल कर रहे हैं मतलब मिक्स कर रहे हैं, इसीलिए उसको संगम का नाम दिया गया है। पोइट दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, मदुरई की एक सिटी है, वहाँ के एक पोइट थे, उसने संगम बनाया। संगम के 105 पेज है, वहाँ पर हम देख सकते हैं एक छोटी सी पोएट्री दी हुई है। द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर, जिसको कि तमिल में संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजिस्ट। अब हम कुछ सिटीज़ के बारे में जानेंगे जिनकी स्टोरीज हैं उनके ट्रेवलर्स के द्वारा, और स्कल्पचर होते हैं मीन्स मूर्तियाँ, एंड आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मीन्स कि पुरानी जो चीज़ें मिलती हैं उसके बारे में। यू मे हैव हियर्ड ऑफ द जातकास, आपने शायद जातक के बारे में सुना हो कि जातक की स्टोरीज होती थी, जिनको हम हिंदी में जातक कथाएं कहते हैं, उसके बारे में बताया। These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monk. ये जो स्टोरीज होती थी वो एक नॉर्मल लोगों के द्वारा लिखी जाती थी, ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा लिखी जाती थी और कंपोज की जाती थी, और इनको प्रिजर्व किया गया था, सेव किया था। वो किन्होंने किया था? बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क कैसे? जैसे कि पुजारी होते हैं वैसे ही बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, जिनको हम पुजारी भी कह सकते हैं, पर वो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, मतलब बुद्ध धर्म मानने वाले होते हैं। अलग अलग धर्म के जो पुजारी होते हैं उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वैसे ही। Here is part of a जातका story which tells us how a poor man gradually become rich. यहाँ पे आपको नीचे एक स्टोरी दी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगी। वो एक जातक स्टोरी है जिसमें एक पुअर मैन है, वो कैसे
रिच बन गया। जो एक गरीब आदमी था वो अपनी होशियारी की वजह से कैसे रिच बना। द क्लेवर पुअर मैन। Once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city. His only resource was a dead rat. He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. एक बार का टाइम है कि लोगों को एक क्लेवर पुअर यंग मैन था, एक होशियार गरीब आदमी था। वो गरीब था और उसके पास क्या था, एक ही रिसोर्स था कि उसका मरा हुआ चूहा, वही उसका रिसोर्स था। तो उसने क्या किया, उसने अपने माइंड का यूज़ किया कि मैं क्यों ना इसे बेच दूँ एक होटल वाले को, बोलूँ कि ये आप अपनी कैट के लिए यूज़ कर सकते हो, और उसने वो एज ए रिसोर्स उसको यूज़ करना चाहा। देन वन डे, फिर एक बार क्या हुआ, देयर वॉज अ स्टॉर्म, द किंग्स गार्डन वॉज लिटर्ड विद ब्रांचेज एंड लीव्स। फिर एक बार क्या हुआ है कि तूफान आया और जो किंग था, राजा था, उसके गार्डन में सब कुछ गंदा हो गया। मीन्स ब्रांचेस थी, लीव्स थी, वो पूरे गार्डन को फैली हुई थी और वो गंदा कर दिया था। एंड द गार्डनर वॉज एट अ लॉस एज टू हाउ टू क्लियर द मैस। और गार्डनर सोच रहा था कि ये सब इतना गंदा हो गया है, मैं इसको कैसे साफ करूंगा, वो ऐसा सोच रहा था। द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन द गार्डनर इफ ही कुड कीप द वुड एंड लीव्स। तब उस यंग मैन ने क्या ऑफर किया कि चलो मैं आपका गार्डन साफ कर देता हूँ और ये वुड्स लीव्स ये सब है, ये सब मुझे दे दोगे आप। मतलब उसने एक तरकीब लगाई कि मैं गार्डनर को ऑफर करता हूँ कि ये गार्डन मैं साफ करूँगा, लेकिन इसमें से जो वुड्स लीव्स जो भी चीज़ें निकलेंगी वो सब आप मुझे दे दोगे। द गार्डनर एग्रीड एट वंस। और गार्डनर क्या हुआ, एक बार में रेडी हो गया क्योंकि उसका काम ईजी हो रहा था। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग। तो यंग मैन ने क्या किया कि जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, उन बच्चों को बुलाया और उससे उनको बोला, उनको ऑफर किया कि मैं आपको हर स्टिक के बदले में और हर लीफ के बदले में स्वीट्स दूंगा। इन नो टाइम एवरी स्क्रैप हैड बीन नीटली पिल्ड नियर द एंट्रेंस। और फिर क्या हुआ, वही बच्चों ने सारा जो स्क्रैप था, सारा मटेरियल था, वो अलग अलग करके और गेट के एंट्रेंस के पास इकट्ठा कर दिया। जस्ट देन द किंग्स पॉटर वॉज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल विच टू बेक हिज पॉट्स। जो किंग का पॉटर था, मीन्स जो खाना बनाता था, पॉट बनाता था, वो पॉटर ने क्या किया कि उसको ज़रूरत पड़ती थी वो स्टिक और लीव्स की, क्योंकि वो पॉट को पक्का बनाने के लिए, कच्चे पॉट से पक्का बनाने के लिए वो स्टिक्स और लीव्स को जलाता था और फिर उन पॉट को पक्का बनाता था। सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट। तो उसने क्या किया कि वो सारा उसको दे दिया और यंग मैन था, उसने उसके बदले में पैसे ले लिए और उसको पे कर दिया। अवर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ एनदर प्लान। फिर क्या था, यंग मैन ने सोचा कि मैं कुछ और प्लान करता हूँ। फिर उसने क्या किया, ही कैरीड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर्स। उसने क्या किया, एक जग लिया और उसमें पानी भरा और गेट पर खड़ा हो गया कि वहाँ पर जो भी ग्रास कटर थे, जो ग्रास कट करते थे, घास काटते थे, उन 5000 ग्रास कटर्स को पानी ऑफर किया और उनको पानी पिलाया। फिर देवर प्लीज एंड से, तो उन्होंने बोला कि आपने हमें पानी पिलाया है, तो उन्होंने बोला कि यू हैव डन अस अ गुड टर्न, कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू, कि हम आपके लिए क्या करें, क्योंकि आपने हमें पानी पिलाया है, एक अच्छा काम किया है, तो हमें आपके लिए कुछ करना है, तो हम क्या करें। ही रिप्लाइड आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प। तो उसने क्या रिप्लाई किया कि जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी तब मैं आपको बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं हमें तुरंत उसका रिटर्न नहीं चाहिए होता, हम बोलते हैं कि जब हमें ज़रूरत होगी तब मैं आपसे मांग लूँगा। ही देन मेड फ्रेंड्स विद अ ट्रेडर। वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम। एक बार क्या हुआ कि उसने ऐसे व्यापार की तरीके से उन लोगों को फ्रेंड बना लिया। फिर एक दिन ट्रेडर्स ने उसको बोला कि टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विथ 500 हॉर्सेज। फिर वो जो ट्रेडर था वो कल आने वाला था अपने 500 हॉर्सेज को लेकर, और फिर उसने क्या किया कि वो ग्रास कटर दे वो यंग मैन के पास वापस आया और उसने क्या बोला यंग मैन ने कि आप 500 कटर्स हो, मुझे एक एक ग्रास का बंच दे दो। तो उसने क्या किया, 500 ग्रास कटर थे, उनसे 500 ग्रास के बंच ले लिए, बंडल्स ले लिए, और
चला गया और उनको बोला कि आप अपने बंडल तब तक सेल मत करना जब तक कि मेरा वो एक एक बंडल सेल ना हो जाए। तो वो लोग एग्री हो गए थे। व्हेन द हॉर्स डीलर कुड नॉट बाय ग्रास एनीवेयर, तो हॉर्स डीलर सबके पास गया कि मुझे ग्रास चाहिए, लेकिन उसको किसी ने भी ग्रास देने से मना कर दिया। तो लास्ट में वो कहाँ गया, वो यंग मैन के पास गया। यंग मैन से ने क्या किया कि उसको 500 ग्रास के बंडल्स दिए और उसके बदले में उसको 1000 ऑफ कॉइन्स मिले। तो ये एक स्टोरी है कि जिसमें वो यंग मैन ने कैसे 1000 कॉइन्स बना लिए जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था। तो ये जो स्टोरी है वो जातक की स्टोरी है। We can use other kinds of evidence to find out about life in some of these early cities. इस तरीके से हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं जिनके द्वारा कि अर्ली सिटीज़ में क्या होता था, कैसे लोग होते थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। स्कल्पचर्स, curved scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest. तो जो स्कल्पचर्स होते थे वो क्या करते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। मूर्तियों के द्वारा वो विलेज में लोग कैसे होते हैं, सिटी में लोग कैसे होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, वो क्या करते हैं, वो स्कल्पचर बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। उससे उनकी लाइफस्टाइल पता चलती थी। और वो स्कल्पचर का यूज़ किस में करते थे, रेलिंग को डेकोरेट करने में, पिलर, गेटवे, इन सबको डेकोरेट करने में यूज़ करते थे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक ये वॉल दिख रही है जिसमें स्कल्पचर की बहुत सारी चीज़ें हैं, कि छोटी छोटी पिक्चर्स हैं जिनसे लाइफस्टाइल पता चलती है कि विलेज के लोग कैसे होते हैं। ऐसे स्कल्पचर ने बनाए हुए थे। नाउ ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम इसके आगे का पढ़ेंगे।